नमस्ते बच्चों। जैसे कि आपको पता है अपन हिंदी जो अपनी व्याकरण है उसको एक एक टॉपिक करके अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अपना जो सेकंड जो टॉपिक है वो है आज का हमारा समास। और हम बिना कोई समय गवाए अपनी इस क्लास को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है अपना समास। टॉपिक कौन सा है अपना? समास। समास की हम बात कर रहे हैं और समास में सबसे पहले अपन देखेंगे कि समास का जो सामान्य परिचय है वो समास कितने शब्दों से मिलकर के बना है, समास कहते किसे हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं, इन सब को पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन समास की बात करें तो अपन ने टॉपिक डाल दिया समास, लेकिन समास होता क्या है? समास का सामान्य अर्थ जो है वो सामान्य अर्थ होता क्या है और समास किन किन शब्दों के मेल से बना है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे मिल करके और समास शब्द बना है। तो समास शब्द दो शब्दों पहला है सम और दूसरा जो है वो है अपना आस। सम और आस के मेल से बना है सम का अर्थ होता है निकट या पास, निकट या पास। और आस का अर्थ होता है बैठना। आस का अर्थ क्या होता है? बैठना। सम का अर्थ होता है निकट या पास और आस जो है तो आस का अर्थ होता है बैठना। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का पास पास बैठना समास कहलाता है या दो या दो से
अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की कि सम का अर्थ क्या होता है, निकट या पास, और आस का मतलब अर्थ होता है बैठना, यानी कि कोई भी ऐसे दो शब्द जो दूर दूर हैं और वो पास में आकर के एक साथ एक ही जगह पर बैठ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन, समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द जब दूर हैं और दूर से आकर के और एक साथ पास में आकर के बैठ जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो उन्हीं को समास कहते हैं। जैसे अपन ने साधारण जो अपनी परिभाषा होती है तो वो होती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। मेल यानी मिलना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। नोट लगा कर लिखो, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तथा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इधर देखो, अब अपन ने जो सामान्य परिभाषा है अपनी वो भी इसमें लिख दी है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। लेकिन अपन ने नोट लगाया है और नोट लगा करके लिखा है, एक तो है संधि की परिभाषा और दूसरी है समास की परिभाषा। यदि दो या दो से अधिक वर्ण, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, वर्ण की बात की जाए, यदि वर्णों का मेल किया जाएगा तो वहाँ पर किसकी परिभाषा होगी, वो संधि की परिभाषा होगी। लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों, इधर तो वर्ण है, वर्णों का अगर मेल होगा तो वहाँ पर क्या होगी, संधि होगी। लेकिन जैसे दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा तो वहाँ पर संधि नहीं होकर के वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर समास होगा। चलो इसको नोट कीजिए एक बार। नोट कर लिया। अब बात करेंगे अपन समास के जो भेद हैं, तो समास के भेदों की अपन बात करेंगे, ठीक है।
तो मूल रूप से अगर समास के जो भेद हैं, अगर उन भेदों की बात की जाए तो मूल रूप से समास के कितने भेद होते हैं और विस्तारित रूप से समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के या फिर समास मूल रूप से समास के कर लो इधर, ठीक है। समास के मूल रूप से 4 भेद होते हैं। समास के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब 4 भेदों की अगर बात की जाए तो 4 भेदों में नंबर 1 जो आता है वो है अव्ययीभाव समास। नंबर 1 पे आएगा अव्ययीभाव समास, ठीक है। नंबर 2 की बात करेंगे तो नंबर 2 पे आएगा तत्पुरुष समास। नंबर 2 पे कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास। नंबर 3 की बात करेंगे, नंबर 3 पे आएगा द्वंद्व समास। नंबर 3 पे कौन सा आया? द्वंद्व समास। नंबर 4 की बात करेंगे तो नंबर 4 पे आएगा अपना बहु व्रीहि समास। नंबर 4 पे कौन सा आ गया अपना? बहुव्रीहि समास। ये हो गए अपने समास के भेद। आप कहोगे कि सर इसमें कर्मधारय समास भी नहीं है, इसमें द्विगु समास भी नहीं है, तो बेटा वो दोनों जो समास हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो दोनों तत्पुरुष समास के ही अंदर आते हैं। तो इसमें तत्पुरुष समास में एक होता है इसमें कर्मधारय समास, अगला है द्विगु समास। ये दोनों जो समास है कर्मधारय समास और द्विगु समास, इसमें द्वितीय विभक्ति जो होती है वो उसका प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होने के कारण इसको किसका उपभाग माना गया है? तत्पुरुष समास का उपभाग माना गया है। ये दोनों के दोनों तत्पुरुष समास के ही उपभाग या उपभेद माने जाते हैं, ठीक है। मूल रूप से कितने होते हैं? 4। और ये दो जो हैं इनको अपन कई बुकों में पढ़ते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन 6 प्रकार के नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो दोनों समास है कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं या उपभाग माने जाते हैं, ठीक है। एक बार इतना नोट कीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अपन अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबर 1। और नंबर 1 पे जो समास आएगा अपना वो कौन सा है? अव्ययीभाव समास, ठीक है। अव्ययीभाव समास की जो विशेषताएं हैं तो सबसे पहले अपन इसकी विशेषताओं को देखेंगे, ठीक है। इसकी अव्ययीभाव जो समास है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं तो उनको अपन एक बार देखते हैं। तो इसका या फिर इस समास का
इस समास का प्रथम पद प्रधान या मुख्य होता है। किसका? अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान या मुख्य होता है। नंबर 2 इसकी विशेषता दूसरी, इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। इस समास का एक तो पहली विशेषता हो गई, इस समास का प्रथम जो पद है वो क्या होता है? प्रधान होता है या फिर मुख्य होता है। ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता है, इस समास का जो प्रथम पद है वो अव्यय होता है। नंबर 3 है इसकी विशेषता, उपसर्ग युक्त पद भी इसी समास में आते हैं। तीसरी विशेषता क्या हो गई इसकी कि उपसर्ग युक्त जो पद हैं वो भी किस में आएंगे? वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। उपसर्ग युक्त पद का मतलब होता है कि कोई भी शब्द है जिसके आगे उपसर्ग लगा हुआ है, कोई भी शब्द है जिसके आगे उपसर्ग लगा हुआ है, तो वो उपसर्ग वाला जो शब्द है वो किस में आएगा? वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि इस समास का प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। अब ये अव्यय क्या बीमारी है, अव्यय क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन अव्यय। अव्यय कहते किसे हैं? अव्यय कहते किसे हैं? तो अव्यय की अपन बात कर रहे हैं, तो अव्यय तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि अव्यय किसे कहते हैं। सबसे पहले अव्यय का जो साधारण अर्थ होता है वो क्या होता है, किन किन को अपन अव्यय कह सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तदव्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, यानी कि जो शब्द सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो शब्द तीनों लिंगों में समान दिखते हैं, सर्वासु च विभक्तिषु, और जो शब्द सभी विभक्तियों में समान होते हैं, एक समान रहते हैं, वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में, यानी कि जो वचन होते हैं हिंदी में एक वचन और द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है। और हिंदी में होते हैं 2 वचन, एक वचन और बहुवचन, और वहाँ पे होते हैं संस्कृत में 3 वचन। तो जो शब्द तीनों लिंगों में, संस्कृत की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आप कहोगे कि सर हिंदी में 3 लिंग होते ही नहीं है। तो जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक समान रहते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? तदव्ययम्, यानी कि वह
तत् प्लस अव्यम तदव्यम यानी कि तत् यानी कि वह क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जो शब्द यानी कि चाहे वो कोई सा भी लिंग हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ठीक है, उनमें हमेशा दोनों के साथ में एक जैसा ही रहेगा, वो लिंग के अनुसार कभी भी नहीं बदलता है। सर्वासु च विभक्तिषु, और वो जो सभी विभक्तियां हैं उनमें से चाहे प्रथमा हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, षष्ठी हो, सप्तमी हो, कोई सी भी विभक्ति हो, सभी विभक्तियों में भी एक जैसा ही रहता है, वो विभक्ति के अनुसार नहीं बदलता है। वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में भी वो क्या है, एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं बदलता है। यहाँ पर भी वो जैसा मूल है उसका, वो मूल रूप में ही होता है। तो वो क्या कहलाता है, यन्वेति तदव्यम, उसको अपन क्या कहते हैं, वह अव्यय कहलाता है। और जितने भी उपसर्ग है सारे के सारे उपसर्ग किस में आते हैं, अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए अपन ने यहाँ पे लिखा है कि उपसर्ग युक्त पद भी इसी में आते हैं। किस में आते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो सारे के सारे उपसर्ग हैं वो भी कभी भी वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार या विभक्ति के अनुसार कभी भी नहीं बदलते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। इसी कारण से उपसर्गों को भी अपन क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलो एक बार इसको नोट करो। इसका हिंदी अर्थ लिख देता हूं एक बार नीचे। जो शब्द तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में जो शब्द तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में सभी वचनों में एक समान या फिर एक जैसे रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जो शब्द तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में सभी वचनों में एक समान या फिर एक जैसे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। चलो नोट करो एक बार। चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना इस जो अव्ययी भाव समास है इसका सामान्य परिचय। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में नंबर 1 डाल करके और स्टार्ट करते हैं अपन। जिस शब्द का या जिस पद का प्रथम पद
आ उपसर्ग से बना हो, आ उपसर्ग से बना हो, उसका विग्रह करते समय पद के अंत में तक शब्द जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तक शब्द जो है वो जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं? जब उस पद का अपन क्या करते हैं? समास विग्रह करते हैं। किस पद का? जिस पद का प्रथम जो पद है वो किससे बना हो? आ उपसर्ग से बना हो। जैसे उदाहरण देखो इसकी, जैसे आमरण, आकंठ। ठीक है, ये दो उदाहरण देख लो पहले। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जिसका प्रथम पद आ उपसर्ग से बना हो उसका विग्रह करते समय पद के अंत में क्या लिखते हैं? तक लिख देंगे। सब ये अपना जो पद हो गया, शब्द हो गया, दो शब्दों से मिल करके एक पद बना है और उस पद का प्रथम जो उपसर्ग है वो क्या है? आ है। ठीक है, आ से स्टार्ट हो रहा है, इधर भी आ है, इधर भी आ है। तो इसका जैसे अपन विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय अपन लिखेंगे मरण तक, और इसका हो जाएगा आकंठ का कंठ तक। यानी कि जो दोनों शब्द है, पहला है आमरण, तो आमरण जो शब्द है उसमें से जैसे आ को हटाएंगे अपन तो मरण शब्द शेष रह जाएगा। तो मरण से स्टार्ट करके और आ की जगह पे अपन क्या लिख देंगे? तक लिख देंगे। उसी प्रकार से अपन ने आकंठ है तो आकंठ में अपन ने पहले लिख दिया कंठ, आ को हटा दिया और आ के स्थान पर क्या आ जाएगा? वहाँ पर तक आ जाएगा। इसी का जो अगला उदाहरण है वो है अपना आजानु बाहु, आजानु बाहु। यानी कि वही आ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आ से स्टार्ट होने के कारण इसका होगा बाहु से, बाहु से जानू, जानू यानी क्या होता है? नीचे लिख देंगे जानू तक। ठीक है, आ जानू बाहु यानी कि बाहु यानी होती है भुजा, बाहु यानी भुजा। और जानू यानी होता है घुटने। जानू यानी घुटने। ये जानू कुछ और मत समझ लेना आप। ठीक है, जानू का मतलब होता है घुटने। अपने जो पैर है, पैर के जो घुटने होते हैं उनको क्या कहते हैं? जानू कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण जो है आप एक बार इनको
उतारी। ठीक है, इसको मिटा दें। नंबर 2 है इसका, और नंबर 2 पे अपन लिखेंगे जिस पद का प्रथम पद, जिस पद का प्रथम पद, एक तो होता है वे, नी, ना, निर और निस। उपसर्ग से बना हो तो विग्रह करते समय पद के अंत में या फिर समय अंत में रहित या बिना जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? रहित या बिना जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं? जब अपन कोई पद का निर्माण कर रहे हैं और उस पद के निर्माण में पहले क्या हो, उपसर्ग के रूप में या तो होना चाहिए वे, या फिर नी, या ना, या निर, या फिर निस, इनमें से कोई भी शब्द हो, तो वहाँ पर जब उसका अपन विग्रह करते हैं तो विग्रह करते हैं उस समय अंत में क्या लिखते हैं अपन? या तो रहित लिखते हैं और या फिर अपन वहाँ पर बिना लिखते हैं। जैसे अपन इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आता है जैसे निडर, निर्विकार, निर्विवाद, वेदाग। ठीक है, इतने बहुत है, समझने के लिए इतने बहुत है। तो सबसे पहले है निडर, यानी कि नी को हटा दिया अपन ने तो क्या लिख दिया, क्या बचा है शेष? डर। और डर के बाद में अपन ने डर से रहित, डर से रहित, या फिर बिना डर के।
डर से रहित या फिर बिना डर के। ठीक है। निर्विकार विकार से रहित, विकार से रहित या फिर बिना विकार के, बिना विकार के। ठीक है। निर्विवाद, इसका हो जाएगा विवाद से रहित या बिना विवाद के। ठीक है। अगला है वेदाग, यानी कि दाग से रहित या फिर हो जाएगा इसका बिना दाग के। ठीक है भाई, अपन ने सबसे पहले देखो शब्द लिखा है निडर। नी को हटा दिया, नी क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग होने के कारण नी को अलग हटा दिया, अलग हटा करके शेष क्या बचा अपने पास में, डर। तो डर को लिख दिया। उसके बाद में नी का जो अर्थ लिया है अपन ने, वो यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं अपन ने पांचों, तो उनका मतलब एक ही होता है। या तो आप रहित लिख दो या फिर बिना लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। तो निडर जो है, तो यहाँ पर अपन ने डर से रहित, नी यानी रहित या फिर बिना, दोनों का अर्थ एक ही होता है, बिना डर के या डर से रहित। अगला है निर्विकार, तो बिना विकार से रहित या फिर बिना विकार के। ठीक है। निर्विवाद, विवाद से रहित या फिर बिना विवाद के। अगला है वेदाग, तो दाग से रहित या फिर बिना दाग के। चलो नोट करो इसको एक बार। ठीक है, उतार लिया। अब आते हैं अपन नंबर 3 पे, जो एक प्रकार से पूर्ण रूप से क्या है, वो अव्यय शब्द है। ठीक है। ये उपसर्ग है। उपसर्ग भी किस में आते हैं, अव्यय में, लेकिन इनको एक नाम दिया गया है उपसर्ग। पहले ये उपसर्ग है, उपसर्ग ही अव्यय कहलाते हैं। सारे उपसर्ग हैं वो, सभी उपसर्ग अव्यय में आते हैं, लेकिन सभी अव्यय उपसर्ग नहीं होते हैं, ये ध्यान रख लें। ठीक है। तो नंबर 3 है, और नंबर 3 पे अपन बात कर रहे हैं यथा अव्यय से बने शब्दों का विग्रह करते समय अंत में अनुसार लिखते हैं या प्रारंभ में
जैसा या जैसी शब्द लिखते हैं। जैसे अपन ने अभी ऊपर वाला देखा था नंबर सेकंड पे, बे, ना, नी, निर, निस, उसमें क्या है, या तो अपन अंत में क्या लिखते हैं, रहित लिखते हैं, या फिर उसमें शुरुआत में अपन क्या लिखते हैं, बिना लिखते हैं। उसी प्रकार से यथा जो अव्यय है, ये क्या है, एक अव्यय, और इस अव्यय से बने शब्दों का जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय अंत में या तो क्या लिखेंगे अपन, अनुसार लिखते हैं, और या फिर इसके प्रारंभ में जो शब्द है उसके प्रारंभ में शुरुआत में अपन क्या लिखते हैं, जैसा या जैसी शब्द लिख करके, और बाद में उस शब्द को जो उसका अगला शब्द है उसको अपन विग्रह के रूप में लिखते हैं। जैसे जैसे है इसका यथा गति, यथा शक्ति, पहले इनका देखिए के बाद, यथा गति, तो यथा को हटा दिया अपन ने, ठीक है भाई, यथा क्या हो गया, एक अव्यय हो गया, अव्यय होने के कारण यथा को हटा दिया, बचा क्या अपने पास में, गति, तो यहां से लिख दिया अपन ने गति के अनुसार, गति के अनुसार। अगला है नीचे यथाशक्ति, तो इसमें से यथा हटा दिया अपन ने, ठीक है, यथा हटा दिया, क्या बचा अपने पास में, शक्ति, शक्ति जैसे बचा अपन ने यहां पे लिख दिया शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार से अपन अगला है इसका यथाक्रम, यथाक्रम, ठीक है, इसका हो जाएगा जैसा क्रम है, यथा स्थिति, यथा स्थिति, इसका हो जाएगा जैसी स्थिति है। ठीक है, 4 उदाहरण हो गए, उतारो इसको एक बार। पहला हो गया इसमें यथागति, यथागति का हो जाएगा गति के अनुसार, ठीक है। अगला है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम जैसा क्रम है, ठीक है भाई। शुरुआत में अगर अपन ने लगाया तो यहाँ पे कैसा आ गया, या फिर इधर ऐसे भी हो जाता क्रम के अनुसार, ठीक है। क्रम के अनुसार। स्थिति के अनुसार, ठीक है, बात वही है।
वही चाहे आप अनुसार बाद में लगा करके शब्द को लिख दीजिए या फिर जैसा या जैसी आगे लगा करके और फिर उस जो विग्रह है उस विग्रह को लिख दीजिए। बात दोनों की एक ही है, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसी शक्ति है, जैसी शक्ति है, यानी कि शक्ति के अनुसार, ठीक है। बात वही है। यथागति, जैसी गति है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे जैसे लिखा यथाक्रम, जैसा क्रम है, या फिर क्रम के अनुसार। यथा स्थिति, जैसी स्थिति है, या फिर स्थिति के अनुसार, ठीक है। तो आज अपना जो अव्ययी भाव समास है उसको अपन यहीं पे विराम देते हैं और आगे जो शेष भाग है उनको लेकर के मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखिए और बहुत मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।